हमारे वी ने पूछा था कि क्या वो जा सकता है। तो फिर हमारा वांग जी सोचता है और फिर कहता है हाँ ठीक है, बट वहाँ पर आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी, अपनी केयर करनी होगी, और आप बिल्कुल भी अपने ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं लेंगे। फिर ना अगर आपके कोई भी जख्म खुल गए तो फिर पनिशमेंट मुझे मिलेगी कि मैं आपको लेकर गया था, समझे। पिंग कहता है अच्छा ठीक है राजकुमार लाल, मैं समझ गया कि मैं अपने आप को बिल्कुल भी खतरे में नहीं डाल सकता, खुद पे प्रेशर नहीं बना सकता, और मैं आपकी बात बिल्कुल मानूंगा बस। हाँ तो हमें कब जाना है? अभी पहले मैं वाटर अबीज़ के बारे में पढ़ रहा हूँ, क्योंकि ये वेन क्लैन में पाए जाते थे और वेन क्लैन ही इसे संभालता था। तो अब मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं हूँ, इसलिए मैं लाइब्रेरी में बैठ के पहले पढ़ूँगा, और शायद वे अगले या 2 दिन बाद हम निकले, मैं बता दूँगा। ठीक है, बट कितने सारे डिसिपल जा रहे हैं? आपको और मुझे मिलाकर 6 7 नहीं 10 जा रहे हैं, 10 तो हाँ। और बाकी सब मतलब क्या और क्लैन के राजकुमार नहीं जाएंगे? अभी तो उनकी क्लासेस स्टार्ट हैं, अभी नहीं जा सकते, बट उसके बाद अगर कोई और नाइट हंट आया तो फिर ज़रूर चलेंगे लेकर। तो ठीक है। और हाँ हाँ, वैसे क्या ये मेरी वजह से है? कैसे? मैंने वेन क्लैन के राजकुमार को पीटा था, सो मतलब ये सब कुछ नहीं, ये मेरी वजह से है। मतलब मैंने राजकुमार वेन चाओ को इतने अच्छे से पीटा था कि उसकी जो हालत थी, इसलिए वेन रूहान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, इसलिए उन्होंने इन वाटर अबीज़ को हमारे नदी में छोड़ दिया है। तो आपको फिक्र लेने की ज़रूरत नहीं है। वाटर अबीज़ हार्मफुल तो होते हैं, बट इतने भी हार्मफुल नहीं कि हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते, इसलिए आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आपको चलना है मेरे साथ, समझे? हाँ मैं चलूँगा, और अभी आराम कीजिए, 2 दिन बाद हम निकलेंगे। और वांगजी ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है। और तब वांगजी सीधे लैन हुआन के पास जाता है और कहता है कि वो भी चलेगा। वांगजी से ऐसे कह रिप्लाई सुनकर तो फिर लैन हुआन कहते मुझे तो पता ही था कि तुम उसे लेकर जाओगे ही, तो बताने की क्या ज़रूरत थी। वांगजी कहता है गोगो आप मुझे चिढ़ा रहे हो। तो फिर वांगजी को चिढ़ाते हुए, उसके एक्सप्रेशन को देखते हुए लैन हुआन कहते हैं हाँ ऑफकोर्स सी बात है, मैं चिढ़ा रहा हूँ, बार बार थोड़ी ना मौका मिलता है अपने भाई को ऐसे टमाटर की तरह रेड होते देखकर। वांगजी मुँह फुलाते हुए वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसके चीक्स बहुत ज़्यादा रेड हो गए थे, वो ब्लश कर रहा था। और लैनुमान हंसते हुए कहते हैं वांगजी, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक हो। और वांगजी ने जैसा कहा था, 2 दिनों तक वो पूरी अच्छे से वाटर अबीज़ के बारे में जानकारी लेता है, अपने टीचर्स से बात करता है, और अपनी शिफू से यानी कि लन चिरैन से, अपने अंकल से, अपने गगा से, अब काफ़ी सारे टीचर्स से सलाह लेता है, और क्या किया जा सकता है कि पूछता है, क्योंकि बाकी सारे टीचर्स भी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड थे, सो उनकी हेल्प भी वो लेने की सोचता है। और 2 दिन तक अच्छी से पूरी प्लानिंग करने के बाद 2 दिनों बाद फाइनली वो निकलते हैं। और वीक ने अपनी ज़रूरत की सभी चीज़ें रख ली थी, अपनी मेडिसिन और ऑइंटमेंट और कुछ कपड़े हल्के फुल्के और कुछ ऐसी चीज़ें जो ज़रूरी हो नाइट हंट के लिए। और उसके साथ 10 और डिसिपल जा रहे थे, और उन सब ने भी अपनी पैकिंग कर ली थी। तो वहाँ से वो 1 घंटे के सफ़र के बाद सीधे सेरी टाउन पहुँच जाते हैं, क्योंकि सेरी टाउन काफ़ी दूर नहीं था, वो पास में ही था। और 1 घंटे में वो वहाँ पहुँच जाते हैं। सबसे पहले तो वांगजी सबके लिए रूम्स बुक करने के लिए एक इन में जाता है, और तब उसे पता चलता है कि वहाँ पर केवल और केवल 6 रूम्स खाली है, यानी कि सबको शेयर करना होगा। और तब वांगजी कहता है कि ठीक है, आप सब अपने लिए पेयर्स बना कर रूम ले लीजिए, उसके बाद जो बचा होगा मैं उसे यूज़ कर लूँगा। और ऐसा कहकर वांगजी कुछ डिसिपल्स के साथ, मतलब 1 और 2 के साथ वहाँ से चला जाता है पूछताछ करने के लिए कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। और काफ़ी देर ढूंढने के लिए, पूछने के बाद वो पूरा दिन वांगजी ऐसे ही बता देता है, जानकारी लेने में, ऑब्ज़र्व करने में। और तब रात में वो इन में आता है, वहाँ सभी डिसिपल उसका वेट कर रहे थे, और वो शॉन्शु भी, और सभी अपने खाने के साथ वहाँ रेडी थे। और जब वांगजी कहता है, उन्हें सब बता रहा था कि उसने क्या ऑब्ज़र्व किया, क्या पता लगाया, और कैसे वो हरा सकता है, मतलब कुछ बता रहा था, जानकारी दे रहा था। और तब उसके बाद सब बैठकर आराम से अपना मील एंजॉय करते हैं। और उसके बाद वांगजी फिर सबसे पूछता है कि उसका रूम कौन है, कहाँ है और कौन सा है।
और तब वो शॉन्शु कहता है, आप मेरे साथ रूम शेयर कर रहे हैं? फांगजी कहता है, क्या? तो वो शॉन्शु कहता है कि आपको नहीं चाहिए था, मतलब क्या आप चाहते मैं किसी और के रूम में चला जाऊँ? फांगजी कहते हैं, नहीं नहीं, बाकी सबके पास ऑलरेडी पार्टनर्स है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। बट मैं थोड़ा शॉक हो गया था इसलिए, और कुछ नहीं। वो शॉन्शु कहते हैं, नहीं कोई बात नहीं। और फिर वो दोनों ही एक साथ ही रूम में एंटर करते हैं और तब वो शॉन्शु रूम में एंटर करता है और पीछे से डोर बंद कर देता है। फांगजी कहता है, डोर क्यों बंद कर रहे हो? वो शॉन्शु कहता है, क्या हुआ, अब डोर खोल के सोना चाहते हो? फिर ये सेफ़ नहीं होगा। फांगजी थोड़ा सा डर रहा था क्योंकि उसकी फीलिंग्स अब वो शॉन्शु को लेकर थोड़ी सी चेंज हो रही थी। एंड अब क्योंकि वो उसे पता है कि वो शॉन्शु इसका अल्फ़ा है, तो उसका ओमेगा भी कुछ डिफरेंटली इधर बीच कुछ दिनों से रिएक्ट कर रहा था। इसलिए उसे खुद भी नहीं पता था कि उसका अल्फ़ा आखिर उसका ओमेगा आखिर कुछ कर ना दे, ऊट पटांग हरकतें, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा रहा था। तो फिर वो शॉन्शु कहता है, राजकुमार लान और लन जाओ, घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करा जैसे तुम सोच रहे हो, और वैसे भी मैं अपनी शिफू की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। फांगजी गुस्से में कहता है, मैंने कहा ना शिफू नहीं, तुम्हें पता नहीं है क्या शिफू वर्ड कितना बुढ़ों के लिए यूज़ किया जाता है? क्या मैं बुढ़ा दिखता हूँ? नहीं तुम बताओ, क्या मैं बुढ़ा दिखता हूँ? फांगजी गुस्से में ऐसा कह रहा था और मोशाजो हंसते हुए कहते, नहीं 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 नहीं, आप तो एंजल की तरह देखते हो बस। फांगजी मुँह बनाते हुए कहता, तुम बहुत बुरे हो। और वो अपने कपड़े लेकर चेंज करने के लिए और बात लेने के लिए चला जाता है। और मोशांशु अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहता है, हाय, ये दिल ना बहुत बुरा है, काबू ही नहीं होता इस पर, मेरा तो बस ही नहीं चलता, मुझे डर है कहीं कुछ कर ना बैठो। अपने अल्फ़ा, तुम शांत रहो। तो अपने अल्फ़ा को काबू करने की कोशिश कर रहा था, जो कि वांगजी की प्रेजेंस से कुछ ज़्यादा ही उछल रहा था। और वांगजी आता है बात लेकर, वो अपने इनर रोब्स में था एंड उसने एक पतली सी एक और मीन्स मिडल रोब पहनी हुई थी। तो फिर वो शांशु उसे ऐसे देखता है और वो अपने सलाइवा को गल्फ करता है, पर चुपचाप जल्दी से अपने कपड़े उठाता है और नहाने के लिए वो चला जाता है। और वो अपने आप को रिलैक्स कर रहा था क्योंकि उसका अल्फ़ा और वो कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो गए थे फांगजी को ऐसे देखकर, क्योंकि उसके पूरे बाल से पानी गिर रहा था। दोनों ही लेयर्स जो उसने पहनी थी वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट थी एंड उसकी बॉडी शेप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से क्लियरली विजिबल थी। और ऊपर से उसने अपने चेहरे पे एक पाउट किया हुआ था, जैसे कि वो अभी भी नाराज़ हो। एंड ये कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज़्यादा डेडली है एक अल्फ़ा के लिए, एंड ख़ासकर उस अल्फ़ा के लिए जो उस ओमेगा पर फ़िदा है। इसलिए वो शांशु अपने आप को बस कंट्रोल कर रहा था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भाग गया। और एक आधे घंटे के बाद एक वार्म रिलैक्सिंग शांत बात लेने के बाद वो बाहर आता है। और तब तक फांगजी चुपचाप अपने बेड पे सो गया था। उस कमरे में 2 बेड्स थे अलग अलग जो जॉइन नहीं थे। और ये देखकर मुशांशु के दिल में एक राहत आती कि हाश चलो ही सो गए, क्योंकि ऑलरेडी 9 बज गया था और हमारे लैंडलाइन का नियम 9 बजे सोना है। तो वांगची को नींद आ भी गई थी क्योंकि आज का दिन थोड़ा टायरिंग था। उसने बहुत ज़्यादा इस जगह घूमा, पूछा, तलाशें की, इसलिए काफ़ी ज़्यादा वो थक गया था, इसलिए वो चुपचाप सो गया। और वो शांशु उसके पास बेड पे आता है, मीन्स दूसरे अपने बेड पे आता है बगल में, जो सटे हुए तो नहीं थे बट हाँ थोड़े से दूर थे, बट क्लियरली एक दूसरे पर्सन को देख सकता था। वो अपने बेड पे लेट जाता है, अपने टमी की साइड ही वो भी लेटा हुआ था क्योंकि अभी भी उसके बैक में हल्का दर्द होता था जब वो अपने बैक पर प्रेशर डालता था। इसलिए वो अपने टमी की साइड लेट कर बस वांगची को निहार रहा था कि वांगची कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, एक स्लीपी एंजल कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। वो बस उसे ऑब्जर्व कर रहा था। और तभी वांगजी अपने ब्लैंकेट से खुद के चेहरे को आधा कवर्ड कर लेता है। और तभी मोशांशु को तुरंत ही कुछ याद आता है। वो सेरीटाउन में एक ऐसे इंसान से मिला था और वांगजी वो तुरंत ही पहचान जाता है कि वो इंसान जिसने उसकी हेल्प की थी वो वांगजी ही था। वो देखकर, वो जानकर वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसने इस पर कभी भी पहले नोटिस नहीं किया था। बट अभी जब वो याद करता है तो वो पर्सन बिल्कुल यही था, सिमिलर था। और तब उसे लगता है कि मोशांशु को लगता है कि क्या वांगजी ने उसकी हेल्प की थी उस समय, और वो ऐसे छुप कर आया था क्यों, और उसने अपने चेहरे को कवर किया था आखिर क्यों।
वो कंफ्यूज्ड था और शायद इसका आंसर जानना चाहता था, बट आंसर देने वाला इंसान तो बहुत आराम से पीसफुली सो रहा था और यहाँ मोशांशु की नींदें उड़ चुकी थी। वो रात भर ऐसे ही सोचता रहता, वांगजी को बस देखता रहता, उसकी ब्यूटी को प्रेज़ करता एंड फिर लगभग आधी रात को उसे नींद आई थी तो फिर वो सोता है। और मॉर्निंग में 5 बजते ही सभी उठ जाते हैं, फ्रेश होते हैं और फिर ब्रेकफास्ट करने के लिए सभी 7 बजे एग्जैक्ट 7 o'clock मिलते हैं और सभी वहाँ पर अपनी फूड को एंजॉय करते हैं। और तब वांगची बताता है कि सबसे पहले वो नाव लेंगे और फिर वहाँ वाटर में एंटर करेंगे। पहले वो सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या हो सकता है, वो क्या कर सकते हैं। और फिर वहाँ पे वो सभी अपने अच्छे से लंच अपने ब्रेकफास्ट को कंप्लीट करते हैं एंड फिर वहाँ साइड से कुछ मछुआरों के बोट्स को लेते हैं एंड पानी में एंटर करने लगते हैं। वांगजी और मोशांशु दोनों ही उन्होंने अलग अलग बोट लिए थे और बाकी सब स्टूडेंट्स ने, कुछ ने पेयर्स में, कुछ ने सिंगल और किसी ने ट्रिपल बोट्स ली थी। और वैसे ही वो पानी के बीचों बीच जा रहे थे। शांति थी, माहौल एकदम शांत था, बट मोशांशु को थोड़ा अजीब लग रहा था और वो थोड़ा सा अजीब फील कर रहा था क्योंकि उसे रिसेंटफुल एनर्जी यहाँ पर कुछ फील हो रही थी। और जैसे जैसे वो पानी में और गहरा जा रहे थे वहाँ पर और भी ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी उन्हें फील होने लगती है। और तभी जैसा कि अनटेम्ड में हुआ था सेम वैसा ही होता है, बस जितना अंतर था कि वहाँ पर लैंसीचैन ने उसे सील किया था उस वाटरमार्क को, यहाँ पर सिर्फ वांगजी सील करता है। और जैसा कि वहाँ पर शुशे पानी में गिरने वाला था और विंग ने उसे बचाया था, यहाँ भी वैसे सेम होता है, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन नहीं कर रही। बट फिर उसके बाद वांगजी उस सील को, उस वाटर एबीज को किल करने लगता है, उसे सील करने लगता है और इसमें उसकी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंथ जा रही थी। और तब फाइनली सब कुछ अच्छे से सील कर लेने के बाद वांगजी बेहोश हो जाता है। वो पानी में गिरने वाला था, तभी मोशांशु उसे जल्दी से अपने आर्म्स में पकड़ लेता है, उसे कैच कर लेता है और जल्दी से वो सभी डिसिपल्स के साथ वहाँ से निकलते हैं और तुरंत ही उस इन में आते हैं। और तब वहाँ पे हीलर को बुलाया जाता है और हीलर चेक करके बताते हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, शायद से उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को यूज़ कर लिया था, इसीलिए वो बेहोश हो गए हैं। थोड़ा देर रेस्ट करेंगे एंड कुछ अच्छे से खा लेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। और तब विंग कहता है ठीक है, और फिर वो डिसिपल्स को कहता है कि ऐसा कीजिए, आप यहाँ से घुस हो जाइए क्योंकि आपको रिपोर्ट लिखनी होगी और बतानी होगी। इसलिए वो सब पाँचों में, उन 10 डिसिपल में से सबको भेज देता है और वो वहाँ पर खुद 1 और 2 और डिसिपल्स के साथ वहीं रुक जाता है वांगजी के पास। और 1 घंटे में ही वो सभी डिसिपल गुसु पहुँच चुके थे और वो सबसे पहले जाकर लैंसीचैन को इसकी रिपोर्ट देते हैं। और तब वहाँ से वो दोनों ही घबरा कर 1 घंटे में यहाँ से हीलिंग मीन्स सेरीटाउन आते हैं और उस इन में आते हैं, जल्दी से वांगजी के पास आते हैं और वो देखते हैं कि वांगजी अभी भी बेहोश था और वहाँ पर मोशांशु और कुछ और 1-2 और डिसिपल वहाँ थे। और तब फिर लैंसीचैन कहते हैं क्या हुआ था, और विंग यानी कि हमारा मोशांशु एक्सप्लेन करता है कि उस वाटर एबीज को ख़त्म करने में और उसे सील करने में उन्होंने अपनी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर ली थी, इसीलिए वो इस तरीके से बेहोश हो गए हैं। और फिर लैंसीचैन गुस्से में कहते हैं वांगजी तुम बस उठो, मैं तुम्हें अच्छे से पनिश करूँगा, मैंने कहा था खुद पर खतरा मत लेना, पर तुम सुनते नहीं हो। फिर गुस्से में उसे डांट रहे थे जबकि वांगजी बेहोश था। और तब मोशांशु कहता है कि कैंडिडेट लान, आप उन्हें डांट लीजिएगा, बस फिर उन्हें उठने दीजिए। और तब वो सीचैन अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वांगजी को ट्रांसफ़र करने लगते हैं और वांगजी का वो जो पेल चेहरा था वो बेटर होने लगता है। और कुछ घंटे ट्रांसफ़र करने के बाद अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कुछ देर उन्होंने किया था, कुछ देर हमारे लैंसीचैन ने किया था, इसलिए वांगजी थोड़ा बेटर फील करा था और अब उसे होश आता है। और जैसे वो होश में आता है उसे डांट पढ़ने की स्टार्टिंग हो जाती है। सबसे पहले लैनहुआन उसे सुनाते हैं, फिर लैंसीचैन सुनाते हैं, फिर से लैनहुआन सुनाते हैं एंड फाइनली कुछ 2-3 घंटे उसे डांटने के बाद, उसकी केयर कर लेने के बाद फाइनली वो सभी वहाँ से वापस से गुसु के लिए आ जाते हैं। और वांगजी प्रॉपर एक रिपोर्ट लिख कर वो सब कुछ लैंसीचैन को सबमिट कर देता है।
और इतनी सारी डांट खाने के बाद वांगजी का तो मुंह बन गया था और वैसे ही गुस्से में सब जगह घूम रहा था और कुछ डिसिपल को डांट रहा था, किसी को पनिश कर रहा था, किसी को ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहा था। और ये हरकतें देखकर हमारा मोशांशु हंस रहा था। और फिर वो लैन वांगजी को पकड़कर अपने कमरे में लेकर आता है, उसे बैठाता है और उसके लिए उसकी फेवरेट टांगुलू जो उसने खरीद ली थी चुपके से, वो उसे देता है। और वांगजी कहता है टांगुलू, और वो बेबी की तरह खुश हो जाता है और उसे खाने लगता है। मोशांशु कहता है वाओ, अभी ये इंसान सबको घूम घूम के डांट रहा था, पनिश कर रहा था, और अभी देखो एक टांगुलू ने इसे एक बेबी बना दिया। और वो उसे हंस रहा था। और तब मोशांशु कहता है हो गया आपकी डांट, आप ऐसे क्यों बिहेव कर रहे थे, पता है सब आपको खड़ूस समझेगा। वांगजी कहता है मुझे खामखा सबने डांटा। तो फिर मोशांशु ने कहा आपको डांट पड़नी भी चाहिए। क्यों? किसने कहा था अपनी जान को खतरे में डालने के लिए? आप हमसे भी तो कह सकते थे ना, या मुझसे नहीं तो बाकी सब डिसिपल्स हैं, वो सब भी तो इतने अच्छे कल्टीवेटर हैं, वो भी तो फ्लूट और बाकी इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, आपकी हेल्प कर सकते थे, बट नहीं, आपको ये सब कुछ खुद पे करना था। तो फिर क्या होता? अच्छी हुआ, मुझे जो कहना चाहिए था और लैंड वन गगा को डांटना चाहिए था, और भी ज़्यादा डांटना चाहिए था। वांगजी मुँह फुलाते हुए कहता है तुम बहुत बुरे हो। अब वैसे क्या करूँ, वहाँ से चुपचाप जाने लगता है।